हेलो डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल डूइंग वेल। सो स्टूडेंट, आज हम आपका एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। दिस इज चैप्टर नंबर 9 एंड योर चैप्टर नेम इज कृषि। आज हम कृषि के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए चैप्टर को शुरू करते हैं बच्चों। कृषि खेती करने संबंधी विज्ञान या पद्धति है। व्यापक अर्थ में इसमें बागवानी, वानिका, पशुपालन, कीट पालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और सभी समृद्ध कार्यकलाप शामिल है। मनुष्य प्राचीन समय से ही कृषि से जुड़ा हुआ है, यानी वो बहुत पहले टाइम से ही कृषि से जुड़ा हुआ है। वो एक क्या है कि वो कृषि करता आ रहा है पुराने टाइम से। परंतु कृषि के व्यावसायिक रूप का इतिहास कुछ 100 वर्षों से पुराना ही है। कृषि का अंग्रेजी पर्याप्त एग्रीकल्चर लैटिन शब्दों एयर या एग्री अर्थात मृदा और कल्चर अर्थात खेती या मिट्टी की जुताई से मिलकर बना हुआ है। तो बच्चों आप समझे, जो हमारा कृषि जो शब्द है वो अंग्रेजी के प्राय यानी एग्रीकल्चर से लिया गया है। और एग्रीकल्चर को किस तरह से हमने डिवाइड किया हुआ है, किस तरह से बांटा है? ईयर या एग्री अर्थात मृदा, है ना। कल्चर का अर्थ हो रहा है अर्थात खेती या फिर मिट्टी जुताई करने वाले से बना हुआ है। कृषि का तदनुसार अर्थ फसलें उगाने के लिए मिट्टी की जुताई और पशु का पालन हुआ। फसलें वे पौधे हैं जिनमें मनुष्य अपने प्रयोग के लिए उगाता है। पशुधन में शामिल पशु है भेड़, बकरियां तथा मुर्गियां आदि, जिनका पालन मानव प्रयोग हेतु किया जाता है। आज विश्व की 50% जनसंख्या इसी गतिविधि में लगी हुई है। यह दुनिया में अधिकांश लोगों का व्यवसाय है। इस प्रकार कृषि भूमि विश्व के विस्तृत और विविध संसाधनों में सबसे आधारभूत व्यवसाय है, जो कि जनसाधारण को रोटी, कपड़ा और मकान मुहैया कराता है। कृषि का अर्थव्यवस्था में बड़ा महत्व है। यह न सिर्फ खाद्य पूर्ति करती है बल्कि रोजगार, गरीबी उन्मूलन, व्यापार, विदेशी मुद्रा आदि के क्षेत्रों में भी सार्थक योगदान देती है। विश्व की लगभग आधी जनसंख्या इसी व्यवसाय में लगी हुई है, यानी हमारा जो विश्व है उसकी आधे से ज्यादा जो संख्या है, मतलब आधी संख्या इसी व्यवसाय को करते, कृषि व्यवसाय में लगी हुई है। कृषि से जुड़े कार्यकलाप उष्ण कटिबंधीय एवं शीतोष्ण कटिबंधीय इलाकों में अधिक दिखाई पड़ते हैं, जबकि सदा हिमाचली क्षेत्रों में यह शून्य प्राय है। जलवायुवीय कारकों का कृषि के वितरण पर इत्यादि प्रभाव पड़ता है। वैज्ञानिक उन्नति के चलते कृषि रूप आधुनिक विश्व में काफी बदल गया है। अब कृषि महज भरण पोषण के लिए न होकर व्यवसायिक हो गई है, यानी अब वो भरण पोषण के लिए नहीं बल्कि वो व्यवसाय बन चुका है, यानी अब उससे व्यापार किया जा रहा है। कृषि के विविध रूप। अब हम यहाँ पर बच्चों कृषि के कुछ रूप जानेंगे। विभिन्न पर्यावरण दशाओं में विभिन्न प्रकार की खेती की जाती है। कृषिगत प्रथाओं जिनमें शामिल है चक्र, प्रयुक्त यंत्र एवं तकनीकें, बोई गई फसलें, पशुधन की किस्में और कृषक द्वारा स्वयं रख लिए जाने वाला अनुपात आदि के आधार पर कृषि को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, निर्वहन कृषि और व्यावसायिक कृषि। निर्वहन कृषि यह कृषि का आदिम रूप है। यह अपने भरण पोषण के लिए या भोजन पैदा करने हेतु मनुष्य के प्रथम प्रयास का प्रतिनिधित्व करता है। कृषि का यह मुख्य रूप से स्थानीय समुदाय के आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपनाया जाता है। यह पद्धति वनों के कुछ भागों में देखी जाती है। तो मैंने आपको बताया अभी बच्चों, जहां लोग अपनी तत्काल आवश्यकताओं हेतु सरल यंत्र या उपकरण प्रयोग करते हैं और खाद्यान्न उगाते हैं। इस प्रकार की कृषि में किसान केवल उन फसलों को चुनते हैं जो उनके प्रयोग में लाई जाती हैं। आमतौर पर इनमें अनाज, दलहन, तिलहन आदि शामिल होते हैं बच्चों। निर्वहन कृषि में मुख्य रूप से 3 प्रकार की परंपरागत कृषि पद्धतियां देखने में आती हैं। यायावर, पशुचारण, झूम खेती और गहन कृषि। ठीक है, यायावर पशुचारण कौन से होते हैं बच्चों? आइए एक बार देख लेते हैं। यह पद्धति उनके द्वारा अपनाई जाती है जो मवेशी, भेड़, बकरियां, ऊंट और याक आदि पालते हैं। ये पशु उस क्षेत्र में प्राकृतिक वनस्पतियों पर निर्भर रहते हैं। पशुचारक चारे की तलाश में अपने पशुओं को लेकर जगह जगह घूमते रहते हैं। यह पद्धति सहारा, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम अफ्रीका, पश्चिमी व मध्य एशिया के कुछ भागों पर तथा उत्तरीय यूरेशिया में दिखाई पड़ती है। झूम खेती बात करते हैं बच्चों हम यहाँ पे झूम खेती की। यह कृषि का सबसे आदिम रूप है। सभ्यता के क्रम विकास के साथ ही मनुष्य ने पेड़ काटकर कृषि के लिए भूमि तैयार करना सीखा।
सीख लिया और फसलें उगाना शुरू कर दिया, अपना जीवन सुखमय बना लिया। झूम खेती करने वाले पेड़, झाड़ियां और घास काटकर भूमि का कोई टुकड़ा साफ कर लेते हैं और उस पर खेती करते हैं। विश्व में कुछ ऐसे भागों में झूम खेती अपनाई जाती है जहां स्थानवृद्ध कृषि की परंपरा नहीं है। तो बच्चों, जो झूम खेती के बारे में इन्होंने कहा है वो इस तरह से कहा है कि कोई कोई धरती है, धरातल है, वहां पे बहुत सारी झाड़, घासें, फूस, ठीक है, बहुत सारी चीजें ऐसी एक तरीके से वो बिल्कुल बंजर जमीन पड़ी हुई है जहाँ पे कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करते हैं कि वहां से उसको सफाई करेंगे, घासें हटाएंगे और उसको बोलते हैं ना हम आम भाषा में कि नलाना, इस तरह से, ठीक है। उसको धीरे धीरे मिट्टी को उगाएंगे, मतलब खोदेंगे, तो उस तरह से वो फिर उसमें बीज डालेंगे, तो उसी को क्या कहा जाता है, झूम खेती, ठीक है। झूम खेती के विभिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न नाम होते हैं। अब यहाँ पर उसके बहुत सारे नाम दिए गए हैं, अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम। जैसे मिल लिया, मध्य अमेरिका और अफ्रीका में कुछ भागों को क्या कहा जाता है, मिल लिया, ठीक है। कॉर्न कुओ किसे कहाँ पे कहा जाता है, वेनेजुएला में, ठीक है। और प्रोका कहाँ पे कहा जाता है, ब्राजील में, ठीक है। मैसोल जायरे में कहा जाता है। और लांदांग कहा जाता है मलेशिया में। कैंजिंग फिलीपींस में। और बेवर कहा जाता है बच्चों झूमियास पोड़ा भारत में, ठीक है। क्लियर। यहाँ ये कुछ नाम अलग अलग नाम, मतलब अलग अलग जहाँ पे जो अलग अलग क्षेत्र है वहां पर अलग अलग इस जो झूम खेती होती है इसको अलग अलग नाम से पुकारा जाता है। कुछ समय पश्चात जब मृदा की उर्वरता कम हो जाती है, किसान उस भूमि को छोड़ देते हैं और उसी डर्रे पर किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर खेती शुरू कर देते हैं। खेती में मतलब जो भूमि की जो परतें छोड़ दी जाती हैं कुछ वर्षों में फिर से उर्वरता प्राप्त कर लेती हैं और किसान उस पर फिर से खेती आरंभ कर देते हैं। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है बच्चों कि जिस जगह खेती हुई होती है, जहाँ पे मानो हमने खेती कर ली, ठीक है, और खेती करने के बाद हमने वो चीज जो हमारी फसल है वो हमने काट ली, और वही फसल जब हम काट लेंगे उसके बाद वो दोबारा से उभर के आ जाएगी बिना हमारा कुछ किए हुए, ना हमने उसमें बीज डाला ना ही हमने उसकी देखरेख की, और फिर से वो हरी भरी हो गई, तो दोबारा से फिर से उस पर खेती करना। तो ऐसी कौन सी खेती होती है, जैसे हरा धनिया होता है, पालक होता है, ये साग वगैरह, ये चीजें कौन सी होती है, इसी टाइप से खेती हो, और भी बहुत सारी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसे झूम खेती है इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें एक स्थान से दूसरे स्थान पर निरंतर घूमते रहना शामिल होता है, यानी उसमें घूमते रहना शामिल होता है, ठीक है। इस पद्धति से न सिर्फ वनों का विनाश होता है बल्कि मृदा की उर्वरता भी प्रभावित होती है। यह मृदा अपरदन और मृदक्षय की ओर प्रवृत्त करती है। अब यहाँ पर बच्चों देखेंगे हम गहन कृषि। इस पद्धति में भूमि में छोटे से टुकड़े से किसान बढ़िया किस्म के बीज प्रयोग कर पर्याप्त उर्वरक डालकर नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करके और कुछ आधुनिक श्रमिक लगाकर प्रति एकड़ बहुत ऊंची दर से पैदावार ले सकता है, ठीक है। यहाँ पर वो कह रहे हैं कि वो एक भूमि का छोटा सा टुकड़ा लेते हैं किसान जो होते हैं, और वो क्या करते हैं वहां पे उस भूमि को मतलब उपजाऊ बनाने के लिए उस पे काम करते हैं, उस पे जल डालते हैं, बीज डालते हैं, और जो भी खाद्य पदार्थ होता है बीज को उगाने के लिए, ठीक है, वो डालते हैं। तो वो इसमें श्रम बहुत ज्यादा ऊंची दर से उस पे खेती करते हैं, ठीक है। इस प्रकार की कृषि में किसान अपने परिवार के साथ अपने छोटे आकार के जोत पर खेती करता है। वे कीटनाशियों और कृंतकनाशियों का प्रयोग करते हैं, यानी वो दवाइयां भी डालते हैं कीटनाशक, ठीक है। और वहां सिंचाई के लिए जल की व्यवस्था होती है। गहन कृषि जनसंख्या के ऊंचे घनत्व वाले देशों या क्षेत्रों में दिखाई देती है। भारत, जापान, फिलीपींस, मलेशिया, बांग्लादेश आदि में यही पद्धति अपनाई जाती है। चावल मुख्य फसल है। इसके अलावा मक्का, दालें और तिलहन भी उगाए जाते हैं। अब यहाँ देखेंगे बच्चों व्यावसायिक कृषि के इस रूप में किसान का मुख्य ध्येय होता है बाजार में बिक्री के लिए फसलें उगाना। अतः फसल विशेषता इसका प्रमुख अभिलक्षण है। इसका अर्थ है इस क्षेत्र विशेषण के लिए उपयुक्त एक विशिष्ट प्रकार की फसल ही किसान द्वारा चुनी जाती है, ठीक है। इस प्रकार की खेती के दो मुख्य स्वरूप देखने में आते हैं, व्यावसायिक खाद्यान्न कृषि और बागान कृषि, ठीक है। अब आपको हम बताते हैं कि व्यावसायिक खाद्यान्न कृषि कौन सी होती है और बागान कृषि कौन सी होती है, ठीक है। दोनों के डिफरेंस अलग अलग है, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे मध्य अक्षांश
भाग पर खाद्यान्न कृषि ही की जाती है। इनके विकसित देशों में व्यवसायिक उद्देश्यों से ही फसलें उगाई जाती है, जैसे कनाडा, अमेरिका, रूस, यूक्रेन, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया और भारत के कुछ हिस्सों में भी। इन देशों में गेहूं का उत्पादन एक व्यावसायिक स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिका में गेहूं, मक्का और कपास के लिए अलग अलग क्षेत्र हैं। क्लियर? इन क्षेत्रों में जनसंख्या का घनत्व कम है, परिणामतः प्रति व्यक्ति भूमि की उपलब्धता बहुत ही अधिक है। खेतों या फार्मों पर काम आधुनिक मशीनों से किया जाता है, जैसे ट्रैक्टर, लेवलर, सीड ड्रिल और हार्वेस्टर आदि। गहन कृषि के मुकाबले इसमें पूंजी की मात्रा और प्रति इकाई क्षेत्र प्रयुक्त श्रम अपेक्षाकृत कम ही लगाते हैं, इसलिए इसे विस्तृत खेती कहा जाता है। यानी विस्तृत इसी है ना, विस्तृत तो आप जानते हैं कि जो ज्यादा से ज्यादा बड़े से बड़े एरिया में की जाती है। विस्तृत खेती मुख्य रूप से विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों में की जाती है, जैसे अमेरिका, रूस, ऑस्ट्रेलिया आदि। तो क्या है, यहाँ पर अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत है, इसलिए वहां पर ज्यादा से ज्यादा खेती की जाती है। ठीक है, खेती और पशुपालन का परस्पर संयोजक मिश्रित खेती की विशेषता है। इस प्रकार की खेती में खेती और पशुपालन के समान महत्व दिया जाता है। मिश्रित खेती उत्तरी अमेरिका, पश्चिमी यूरोप और रूस के उर्वर त्रिभुज में की जाती है। इस पद्धति में फसलों को उगाने का ध्येय बल्कि चारे के लिए फसलें उगाने को भी महत्व दिया जाता है। अमेरिका में किसान मक्का को चारा फसल के रूप में उगाते हैं। बच्चों, जो मक्का होती है, आपने पॉपकॉर्न्स खाए हैं, वही मक्का, उसी की बात हो रही है। ठीक है, जो किसान होते हैं वो क्या करते हैं कि मक्का को चारे में, यानी जो ये मतलब पशु होते हैं, जो पशुओं को पालते हैं, उनको खिलाते हैं, है ना, चारे में यूज करते हैं। गेहूं को नगदी फसल के रूप में उगाया जाता है। तो गेहूं क्या है, वो तो आटा है, तो उसको नगदी फसल के रूप में उगाया जाता है। पशुपालन के माध्यम से किसान सामूहिक आधार पर डेयरी व्यवसाय भी चलाते हैं, यानी कि दूध का काम भी करते हैं। दूध व उसके उत्पादों का बाजार में बेचा जाता है। ठीक है, बात करेंगे बच्चों अब हम यहाँ पर बागान कृषि की। ठीक है, इस प्रकार की खेती में पुरानी पूंजीवादी और औपनिवेशिक व्यवस्था में संरक्षक मिला है। सभी प्रकार के छोटे बड़े खेतों को इन फसलों के उत्पादन के लिए तैयार कर दिया गया। बागान फसलों के बड़े स्तर पर उत्पादन को महत्व दिया जाता है, जैसे चाय, अब बागान का काम ही तो है बच्चों ये, जैसे चाय, रबर, कॉफी, ये हमारी क्या है, इनसे ही हमारा बागान होता है। ठीक है, आदि। इन बागानों की पैदावार को बिक्री के लिए अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय एवं स्थानीय बाजारों में संसाधित किया जाता है। ऐसे बागानों के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी और श्रम की आवश्यकता होती है। भारत में असम व दार्जिलिंग की पहाड़ियों में और पूंजी और श्रम की आवश्यकता होती है। भारत में असम व दार्जिलिंग की पहाड़ियों में और श्रीलंका में भी चाय के बागान, मलेशिया में रबड़ के बागान तथा ब्राजील में कॉफी के बागान कृषि के ही कुछ उदाहरण हैं। ये बागान या तो परिवहन के निकट ही स्थापित किए जाते हैं अथवा वहां तक पहुंचने के लिए सड़कें बनाई जाती हैं, ताकि परिवहन लागत कम ही रहे और उत्पादन की कीमत पर नियंत्रण भी रखा जा सके। चलिए, आप देख सकते हैं कि जब ये बागान हम लगाते हैं तो वो हमारी जो धरातल होती है वो सीधी नहीं होती, वो ऐसे रहती है, इस तरह से। ठीक है, चलिए आगे शुरू करते हैं। प्रमुख फसलें। कृषि का प्रमुख कार्य होता है फसलें उगाना। विश्व में उगाई जाने वाली फसलों को आमतौर पर दो श्रेणियों में बांटा गया है ना। कौन कौन सी है वो? खाद्य फसलें और व्यावसायिक फसलें। ठीक है, कुछ खाद्य फसलों को व्यावसायिक फसलों में शामिल किया गया है क्योंकि ये मुख्य बिक्री के लिए ही उगाई जाती है, यानी ये बेचने के लिए उगाई जाती हैं। अब यहाँ पर खाद्य फसलों की बात की जाएगी बच्चों। खाद्य फसलों में शामिल है सभी खाद्यान्न, दलहन, तिलहन, पेय पदार्थ, चावल, गेहूं, मक्का और मोटे अनाज, जो कि प्रमुख खाद्यान्न है। ठीक है, सबसे पहले धान की बात करेंगे बच्चों हम। ठीक है, अपने खाद्यान्न में सबसे पहले हम धान की बात करेंगे। भारत में धान या चावल 5000 से भी अधिक वर्षों से उगाया जा रहा है, यानी बहुत पुराने टाइम से, 5 वर्षों से भी अधिक। इसका संभवतः भारत में ही उद्भव हुआ है और फिर विश्व के अन्य भागों में चला गया है। यानी सबसे पहले जो पैदावार हुई है धान की और चावल की, वो हमारे भारत में हुई है। ठीक है, यह एक प्रमुख खाद्यान्न फसल है। यह अधिकांश उष्ण कटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय सब भागों में, नदी, घाटियों और डेल्टा क्षेत्रों में उगाया जाता है, जहां पानी का बहाव या पानी की जो रेतीली मिट्टी होती है पानी के साथ, वहां उगाया जाता है। ठीक है,
चावल विश्व जनसंख्या के आधे से भी अधिक भाग का मुख्य भोजन है। आप जानते हैं चावल भारत में या किसी भी क्षेत्र में सबसे ज्यादा चावल खाया जाता है। इसकी बढ़ावार के मौसम में 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान आवश्यक होता है और पकने के समय 26 डिग्री सेल्सियस से यह भी अधिक तापमान आवश्यक है। इसके लिए 150 से 200 सेंटीमीटर वर्षा आवश्यक होती है। चावल धान से प्राप्त किया जाता है जो कि मिलों में संशोधित किया जाता है। इसका छिलका भूसी, पुआल आदि के चारे में काम आता है बच्चों। साथ साथ ईंधन के रूप में भी प्रयोग किया जाता है। पहाड़ी क्षेत्रों में जहां तापमान और वर्षा इसकी वृद्धि के लिए प्रयुक्त होती है, उसको सीढ़ीदार खेतों में उगाया जाता है। पौधे तैयार करने, जुताई, रोपाई, निराई, कटाई और दाना अलग अलग करने समेत ही सभी काम मानव श्रम से ही किए जाते हैं बच्चों। उच्च किस्म का चावल पैदा करने वाले प्रमुख देश है भारत, चीन, जापान, इंडोनेशिया, मलेशिया, वियतनाम, कंबोडिया, बांग्लादेश, बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पूर्वी तटीय क्षेत्र आदि में प्रचुरता से उगाया जाता है। यानी इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा अच्छे किस्म का चावल उगाया जाता है। ठीक है, चावल की खपत प्राय वही होती है जहां पर उगाया जाता है, यानी कि सबसे ज्यादा चावल की खपत वही होगी जहां चावल उगाया जाता है। ठीक है, जहां पर उसकी पैदावार होती है। बात करेंगे गेहूं की बच्चों। अब हम चावल की भांति गेहूं भी एक खाद्य फसल है और विश्व में बड़े पैमाने पर उगाया जाता है। यह शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में सबसे महत्वपूर्ण खाद्यान्न है। यह रोटी बनाने का सर्वोत्तम अनाज है। गेहूं साइबेरिया से लेकर उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों तक जलवायुवीय दशाओं की व्यापक श्रृंखला में उगाया जाता है। गेहूं की दो मुख्य किस्में उत्तर अमेरिका में उगाई जाती हैं, शरद गेहूं और बसंत गेहूं। क्लियर? आप ये ध्यान देंगे बच्चों कि हमारे जो ये उत्तर अमेरिका है इसमें दो किस्में होती हैं, शरद गेहूं और बसंत गेहूं। क्लियर? विश्व के शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमि क्षेत्र है। पंपाज, पेरियरीज और स्टेपीज गेहूं के बड़े उत्पादक हैं। रूस, यूक्रेन, अमेरिका, कनाडा, चीन, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, भारत और अधिकांश यूरोपीय देश। ठीक है, यूरोपीय देशों में उगाए जाने वाले गेहूं की खपत उन्हीं क्षेत्रों में की जाती है जहां उसकी खेती होती है। ठीक है, क्लियर? आगे देखते हैं। भारत में गेहूं एक रबी की फसल के रूप में उगाया जाता है। यह अक्टूबर नवंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में काट लिया जाता है। इसे रबी के नाम से जानेंगे बच्चों हम, रबी फसल में आता है ये। भारत में यह पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार में उगाया जाता है। आप समझ रहे हैं, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वहां उगाया जाता है चावल को। बात करेंगे बच्चों हम मक्का की अब। ठीक है, मक्का या मकई को अनाज के रूप में खाया जाता है। अमेरिका में इसे कॉर्न और यूरोप में इसे इंडियन कॉर्न के नाम से जानते हैं। अमेरिका विश्व में इसका सबसे बड़ा उत्पादन है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सबसे बड़ा विक्रेता है। चीन दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, इसके बाद ब्राजील, मैक्सिको और अर्जेंटीना। यद्यपि यह रूस, कनाडा और दक्षिण अमेरिका के कुछ हिस्सों में मुख्य रूप से उगाया जाता है। भारत में यह कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार में भी पैदा होता है बच्चों। ठीक है, आप समझ गए मक्का कहाँ कहाँ पैदा होता है। मक्का की खेती के लिए तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से -23 डिग्री सेल्सियस के बीच और वर्ष में 50 डिग्री से 100 सेंटीमीटर के बीच आवश्यक होती है। इसके लिए मिट्टी बलुई, यानी जो हमारी मिट्टी है वो कौन सी आती है, इसमें बलुई मिट्टी आती है। गहरी और संचित होने की चाहिए। सिंचाई की सुविधा हो तो इसे मरुस्थल में भी उगाया जा सकता है। अगर सिंचाई की व्यवस्था होती है तो मरुस्थलीय यानी रेतीली जमीन में भी उगाया जा सकता है। मोटे अनाज, मोटे अनाजों में आते हैं ज्वार, बाजरा, रागी और कोदो। इनको चारा और खाद्यान्नों के रूप में प्रयोग किया जाता है। वे थोड़े से अधिक तापमान यानी 25 डिग्री से लेकर 30 डिग्री -30 डिग्री सेल्सियस और 50 डिग्री सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में उगाते हैं। मोटे अनाज वर्ष भर प्रायद्वीप भारत की एक बहुत बड़ी जनसंख्या का मुख्य भोजन तो है ही, ये चारे के रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं। ज्वार का चारे के रूप में मूल्य इतना अधिक है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा व पंजाब के रूप कुछ भागों में यह फसल सिंचाई की मदद से पूरी तरह
इसी उद्देश्य से उगाई जाती है। कर्नाटक व महाराष्ट्र भारत में मोटे अनाजों के अन्य प्रमुख उत्पादक हैं। बच्चों बात करेंगे यहाँ पर व्यावसायिक फसलों की, ठीक है। रेशा, यहाँ पर बात करेंगे सबसे पहले रेशा की, ठीक है। वनस्पति रेशे बीजों, तने, टहनियों, पत्तियों व फलहारों से प्राप्त किए जाते हैं। रेशा एक बाल जैसी संरचना है, जैसे पेड़ पौधे, जंतुओं, खनिज व रासायनिकों से उत्पन्न किया जाता है। जांतविक रेशे रेशम कीट जैसे कीड़ों और ऊंट, भेड़, बकरी, याक, लामा, अल्पाकस, खरगोश, रेडियर आदि जंतुओं से प्राप्त किए जाते हैं। बच्चों कांच जैसे खनिज रेशे सिलिका, बालू से बनाए जाते हैं। कृत्रिम जैसे प्राकृतिक सेलुलोज के रासायनिक उपचार से बनाए जाते हैं, जो कि स्वयं काठ लुगदी में तैयार होता है, ठीक है। बात करेंगे बच्चों हम कपास की, क्लियर। कपास एक रेशेदार पौधा है और गर्म जलवायु में अच्छी पैदावार देता है। कपास विश्व की प्रमुख कृषि फसल है, जिसका उपयोग कपड़े बनाने में किया जाता है। आप जानते ही होंगे। आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। 20 डिग्री सेल्सियस से कम तापमान और तुषारपात या ओलावृष्टि पूरी की पूरी फसल क्षण भर में बर्बाद कर देती है। इसको शुष्क क्षेत्र में की फसल भी कहा जाता है, यानी ये शुष्क हम कह सकते हैं बच्चों कि जहां पर बरसात वाली चीजें होती हैं, ठीक है। क्योंकि यह 50 सेंटीमीटर से भी अधिक कम वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में अच्छी पैदावार देता है। लावा और जलोढ़ मिट्टी जैसे तैयार वाली मिट्टी कपास के लिए काफी उपयुक्त होती है। बच्चों कपास पैदा करने वाले प्रमुख देश हैं चीन, भारत, अमेरिका, लेकिन यह अन्य सभी देशों में समान रूप से वितरित है। इसका उत्पादन यूरोप में प्राय शून्य है। कपास ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अपना महत्व एक औद्योगिक फसल के रूप में कायम किया हुआ है। कपास के प्रमुख निर्यातक देश है अमेरिका, ब्राजील, यानी निर्यातक जहां पर इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अमेरिका, ब्राजील, मिस्र, सूडान, पाकिस्तान, तुर्की और भारत। भारत में कपास महाराष्ट्र, हरियाणा और आंध्र प्रदेश में बड़े पैमाने पर पैदा होती है, क्लियर। अब हम बात करेंगे बच्चों पटसन की। पटसन या पटुआ जैसे जूट भी कहते हैं। अब बात हमारे यहाँ पटसन इसका दूसरा नाम है। बात कर रहे हैं हम किसकी? जूट की, क्लियर। जूट के नाम से ही हम आमतौर पे जानते हैं, ठीक है बच्चों। और पटसन इसका दूसरा नाम आ सकता है या फिर पटुआ भी आ सकता है, क्लियर। ध्यान देंगे सभी, ठीक है। कहते हैं रेशा पटसन के पौधे के तने की छाल से प्राप्त किया जाता है। पटसन के पौधे को कम से कम तापमान और 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा की आवश्यकता होती है। पटसन के पौधे का उद्गम भारतीय उपमन महाद्वीप में ही हुआ। यह अच्छी जल निकासी वाली बलुई दोमट मिट्टी में अच्छी पैदावार देता है। अब आप जानते हैं ये दोमट मिट्टी यानी बलुई भी होनी चाहिए और दोमट मिट्टी भी होनी चाहिए, यानी दो मिट्टियों के मेल से ये क्या होता है, फसल उगाई जाती है। और इसे गर्म व आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, जहां पर थोड़ा जलवायु भी हो और तापमान भी मिले, क्लियर। यह एक प्रमुख रेशा फसल है जो दक्षिण पूर्व एशिया में व्यापक रूप से उगाई जाती है। पटसन को भारतीय उपमहाद्वीप में एक सुनहरे रेशे के रूप में देखा जाता है। भारत में यह पश्चिम बंगाल और असम के गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में पैदा किया जाता है। समझे आप? कहाँ पर? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा पे, वहां पे पानी होता है, वहां पे बलुई और दोमट मिट्टी पाई जाती है, क्लियर बच्चों। ओडिशा, त्रिपुरा और मेघालय में भी थोड़ा बहुत पटसन पैदा हो सकता है, यानी उस जगह भी हम पैदा कर सकते हैं। बच्चों बात करेंगे पेय फसलों की, क्लियर। हम पेय फसलों के बारे में जानेंगे। पेय फसल कौन सी होती है? चाय, कॉफी, है ना। चाय की बात करेंगे। चाय का विश्व में एक महत्वपूर्ण पेय के रूप में प्रयोग किया जाता है। चाय की ताजा पत्तियों को तोड़कर व सुखाकर ही इसे तैयार किया जाता है। चाय के पौधे को लगभग 25 डिग्री सेल्सियस से संतुलित तापमान और प्रति वर्ष लगभग 200 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है, यानी उसे बरसात की अधिक जरूरत होती है। प्रमुख चाय उत्पादक देश है भारत, यानी भारत में भी होती है चाय, श्रीलंका, बांग्लादेश, जापान, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, केन्या आदि। भारत उत्पादक के लिहाज से शीर्ष पर है, यानी सबसे ऊपर जो है वो कौन है? भारत है, ठीक है। परंतु क्षेत्रफल और निर्यात के हिसाब से यह है श्रेय चीन और श्रीलंका को दिया जाता है, यानी कि निर्यात यानी कि बेचने के पर्पज से अगर हम देखा जाए तो वो किसको जाता है? ये क्षेत्रफल के हिसाब से हमारा चीन और श्रीलंका को, ठीक है।
यानी कि टॉप पर वैसे लिहाज से शीर्षक के हिसाब से देखा जाए तो भारत है, लेकिन निर्यात के हिसाब से देखा जाए तो हमारा कौन है, चीन और श्रीलंका है। पाकिस्तान, ईरान, मिस्र आदि प्रमुख चाय आयातक देश हैं। भारत में चाय असम, पश्चिम बंगाल, केरल और तमिलनाडु में पैदा की जाती है, यानी इन क्षेत्रों में भी चाय पैदा की जाती है। ठीक है बच्चों, अकेले असम में ही देश के चाय उत्पादन का लगभग आधा भाग पैदा होता है। यानी इन क्षेत्रों के साथ साथ अगर हमें देखा जाए तो हमारा जो ये क्षेत्र है असम, वो इन क्षेत्रों के मुकाबले, मतलब हम असम को एक साइड रख देंगे और सारे क्षेत्र एक साइड रख देंगे तो हम देखेंगे कि पैदावार असम में ज्यादा है, यानी बराबरी कर रही है असम। ठीक है, आइए बात करते हैं कॉफी की। कॉफी भी चाय की ही भांति एक महत्वपूर्ण पेय है और इसकी खेती भी बागान विधि से ही की जाती है, यानी इसे भी हम बागान विधि कहेंगे। विश्व जनसंख्या का 1/3 भाग कॉफी पीता है, आप जानते हैं। कॉफी के पौधे इसके बीजों व फलियों के लिए उगाए जाते हैं, जिनको कि आसवन ब्रूइंग कॉफी के लिए भुना व पीसा और बेचा जाता है। कॉफी के पौधे 2 प्रकार के होते हैं, कॉफी अरबिया या मोका या फिर कॉफी रोबस्टा, 2 नाम होते हैं कॉफी के। कॉफी के पौधे अधिकतर ओलावृष्टि और तुषारपात की वजह से खराब होते हैं, अतः इन्हें छायादार वृक्षों के नीचे रोपा जाता है, यानी इन्हें छांव की जरूरत होती है, धूप की नहीं। क्लियर। अपनी वृद्धि के दौरान कॉफी के पौधे को 10 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर वर्षा और 15 यानी 15 डिग्री से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस के बीच तापमान की आवश्यकता होती है। कॉफी के उत्पादन में ब्राजील विश्व में पहले स्थान पर है। क्षेत्रफल के लिहाज से भी ब्राजील शीर्ष पर है, यानी हर पहलू से ब्राजील में ही कॉफी को सबसे ऊपर रखा गया है जहां पे उसे उगाया जाता है। क्लियर। ब्राजील के बाद कोलंबिया और कोट डिवायर का स्थान है। तीनों देश के विश्व में कॉफी की आधे से भी अधिक मांग पूरी करते हैं। भारत में कॉफी मुख्य कर्नाटक और तमिलनाडु में पश्चिम घाटों की पूर्वी परीक्षित ढालों पर उगाई जाती है और कॉफी ग्वाटेमाला, जमैका, प्यूर्टो राइको, नाइजीरिया, इथियोपिया, केन्या और इंडोनेशिया में भी उगाई जाती है। अमेरिका तथा भारत के फार्म संबंधी तथ्यों के अध्ययनों की मदद से हम विकसित और विकासशील देशों के कृषि विकास की तुलना कर सकते हैं। ठीक है, बात करेंगे अमेरिका के फार्म की बच्चों। अमेरिका में फार्म या खेत बहुत बड़े बड़े होते हैं, लगभग 400 एकड़ के औसत आकार के। किसान और आमतौर पर खेतों में ही रहते हैं, जबकि भारत में औसत जोत क्षेत्रफल के लिहाज से मात्र 2.3 हेक्टेयर ही होती है। बड़े खेतों पर जैसा कि अमेरिका में होता है, किसान अबाधिक रूप से खेती कर सकते हैं और उद्योपांत बीज बोने से लेकर कटाई, गहराई और उन्हें गोदामों में भंडारित किए जाने तक विद्युत 40 मशीनों का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी बदौलत उत्पादन बहुत अधिक होता है और किसान बहुत लगभग लाभ कमा सकते हैं, यानी इसी के उगाने से किसान बहुत लाभ उगा सकते हैं। अध्ययन के अंतर्गत इस विशेष फार्म को गेहूं के उत्पादन में विशेषता प्राप्त की है। कृषि में फार्म में व्यापक उन्नति के लिए कृषक और अमेरिका सरकार दोनों ही समान रूप से प्रशंसा के पात्र हैं। वहां मृदा विश्लेषण व्यापक रूप से कराया गया है ताकि किसी मृदा विशेषण की उर्वरता कायम रहने हेतु आवश्यक तत्वों का पता लगाया जा सके, फिर इसे फिर से लौटाया जा सके। आजकल किसान ऐसे लोगों को ही नियोजित करते हैं जो उनके ट्रैक्टर, कंबाइनर, हार्वेस्टर, थ्रेशर एवं फ्रूट पीकर आदि सब चला सकते हैं। यहाँ किसानों को शिक्षित और प्रशिक्षित किया जाता है। देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के अलावा यहाँ के किसानों का मुख्य उद्देश्य व्यापार करना है। वे ऊंची पैदावार करने के लिए वैज्ञानिक तरीके अपनाते हैं। ये किसान उन्नत किस्मों के बीज चुनकर और रासायनिक उर्वरकों के कीटनाशकों का प्रयोग कर व्यापारिक स्तर पर गेहूं उगाते हैं। सिंचाई के उचित साधन भी अपनाए गए हैं ताकि अधिक से अधिक पैदावार ली जा सके। समूह जुताई और पट्टों में भी बुवाई को प्रोत्साहित किया जाता है। बीजों की संकर किस्में विकसित की गई है। फार्म उत्पादों में सुधार किए जा सकते हैं। कृषि कृषि नियंत्रण हेतु वैज्ञानिक तरीके अपनाए जाते हैं। उपयुक्त सभी उपायों के लिए किए जाने वाली परिणाम स्वरूप अमेरिका के किसानों ने इतनी अधिक मात्रा में खाद्य उगाए हैं कि वहां की सरकार को किसानों में ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करने पड़े जो गेहूं, कपास, चावल, मकई और सुअर और डेयरी उत्पादों को घटाने की शर्त रखते हैं। अमेरिका का किसान एक व्यापारी की तरह काम करता है, न कि खेतीहर किसान की तरह। यह सफल किसान खेतीबाड़ी में विशेषता प्राप्त होता है। यह आय व्यय के लेखे भी रखता है। अब बात करेंगे भारत में कृषि विकास की बच्चों।
भारत में कृषि के क्षेत्र में व्यापक क्रांति देखने को मिली है। बड़ी बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के निर्माण, खादों व उर्वरकों के प्रयोग, विभिन्न प्रकार के आधुनिक यंत्रों व उपकरणों ने भारतीय किसानों की स्थिति में परिवर्तन ला दिया है। अपनी संबद्ध गतिविधियों के साथ कृषि संकल्प घरेलू उत्पाद जीडीपी के लगभग 33% का योगदान देती है। किसानों के लिए बैंकों से ऋण लेना वह आसान हो गया है। इसने फसलों, खासकर खाद्यान्न के उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि ला दी है और ऊंची पैदावार किस्म के बीजों, उर्वरकों व सिंचाई के परिणाम स्वरूप खाद्यान्न के उत्पादन में इस वृद्धि को हरी क्रांति की संज्ञा दी गई है बच्चों। ठीक है, भारत के फार्म, यहाँ पर बात करेंगे भारत के फार्म की बच्चों। सन 1950 में भारत में गेहूं की खेती के अंतर्गत कुल क्षेत्र 97.5 लाख हेक्टेयर था। 50 वर्ष बाद सन 2000 में यह बढ़कर 274.3 लाख हेक्टेयर हो गया। इस दौरान उपज प्रति हेक्टेयर 663 किलोग्राम से बढ़कर 2755 किलोग्राम हो गई, जो कि कृषि में वैज्ञानिक उन्नति को दर्शाती है। कृषि संस्थाएं नई बीजों और खेती की उन्नति तकनीकें लाकर किसानों की मदद करने में अहम भूमिका निभा रही है। भारत का बुआई क्षेत्र है वो है 1410 लाख हेक्टेयर है। देश के बड़े हिस्सों में सिंचाई के लिए लोग आज भी वर्षा पर निर्भर है, यानी कि वर्षा के ऊपर भी वो फसल उगाते हैं। वर्षा संचित क्षेत्रों में उपज कम होती है। जहां सिंचाई व्यवस्था सुनिश्चित नहीं है, वहां उन्नत कृषि तकनीकों को अपनाया जाना आसान नहीं होता। सिंचाई की छोटी बड़ी तमाम योजनाएं उपलब्ध होती हैं बच्चों। उन्नत प्रौद्योगिकी ने परंपरागत के 2 मुकाबले वर्ष भर में 4 फसलों लेना संभव बना दिया है। उन्नत फार्म प्रौद्योगिकी तभी कारगर होगी जब सभी समृद्ध घटक उपलब्ध होंगे। कृषि यंत्र जैसे सिंचाई पंप, सिंचाई जल की उपलब्धता की अनुपूर्ति करने में बहुत सहायक ट्रैक्टर और हार्वेस्टर जैसी वृहद यंत्र बड़े किसानों के पास होते हैं, परंतु निजी प्रबंधों के तहत उन्हें छोटे किसानों को किराए पर भी दे देते हैं। इस प्रकार आधुनिक प्रौद्योगिकी इन छोटे छोटे खेत मालिकों के पास भी पहुंच गई है, जिनके पास कभी बैल भी नहीं थे। हरी क्रांति के लाभ देश के विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से वितरित है। कृषि खाद्य में जुड़ी मनुष्य की अनिवार्य आवश्यकताएं पूरी करती है। हाल ही में भारत खाद्यान्न की वांछनीयता में आत्मनिर्भर बन गया है, परंतु किसान अपनी विभिन्न आवश्यकताओं के लिए साहूकारों पर निर्भर करते हैं। अधिकतर किसानों के पास भंडार गृहों का अभाव है, वे समुचित रूप से शिक्षित नहीं है, वे आधुनिक कृषि को अपनाने में पर्याप्त पूंजी नहीं लगाते। संभवतः आने वाले कुछ वर्षों में स्थिति बदलेगी। बच्चों देख लेते हैं, स्मरण देते हैं। कृषि से तात्पर्य मृदा को जोतकर उसमें फसलें उगाना व पशुपालना है। स्थलाकृति, मृदा, तापमान व वर्षा कृषि को प्रभावित करने वाले प्रमुख भौतिक कारक हैं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों, यहाँ पर कृषि मुख्यतः 2 प्रकार की होती है, निर्वाह कृषि एवं व्यापारिक कृषि। क्लियर, मैंने आपको क्लियर कराया। चलवासी पशुचारण, स्थानांतरित कृषि एवं गहन कृषि निर्वाह कृषि के विभिन्न रूप माने गए हैं बच्चों। क्लियर, तो इसी के साथ ये जो चैप्टर है आपका यही फिनिश होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग बच्चों।